बच्चों, पिछले लेक्चर के बाद का जो भी सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या था। तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद के कंसेप्ट्स को हम लोग देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होते हैं? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक समान। आप क्लास में देखते हैं कि क्लास में सारे बच्चे एक ही ड्रेस में हैं, यूनिफॉर्म में हैं, यानी कि सभी का ड्रेस एक है, एक जैसा है। तो यदि मोशन आपको एक ही रेट से हो, सेम रेट से हो, एक जैसा मोशन रहे हमेशा, उसमें चेंजेस ना आए टाइम के अनुसार, तो दैट मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कि यदि जो आपके मोशन के दौरान जो डिस्टेंस मूव करने का रेट है वो यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रेवल 50 किलोमीटर इन द फर्स्ट आवर, 50 किलोमीटर मोर इन द सेकेंड आवर, 50 किलोमीटर इन थर्ड आवर एंड 50 किलोमीटर इन फोर्थ आवर। इन दिस केस ऑब्जेक्ट कवर्स 50 किलोमीटर इन ईच आवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट आवर है, सेकेंड आवर है, थर्ड आवर है, फोर्थ आवर है। हर एक आवर में डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा? डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर का कवर किया जा रहा। तो एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल क्यों है? ये एनसीईआरटी के बुक कहना चाह रहा है कि यदि ईच आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है कोई ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ईच आवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस तरह के मोशंस को हम क्या कहेंगे? इस तरह के मोशंस को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशंस, जहाँ इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब यहाँ पर एक और बात है कि टाइम इंटरवल इन दिस मोशन में बी स्मॉल और बिग। टाइम इंटरवल में भी स्मॉल और बिग, लेकिन वो टाइम इंटरवल कितना भी क्यों न हो, इक्वल इंटरवल में हमेशा ही इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ईच आवर की बात किया जा रहा है कि ईच आवर में 50 किलोमीटर है, तो ईच हाफ आवर में भी डिस्टेंस जो है वो 25 किलोमीटर होना चाहिए, और ईच 1/4 आवर में हमारा 25/2 यानी कि 12.5 किलोमीटर होना चाहिए। तो हम टाइम के डिवीज़न को कितना भी छोटा से छोटा क्यों न करते जाएं, हमारा जो डिस्टेंस कवर है हर एक उस छोटे इंटरवल में इक्वल होना चाहिए। यदि सेकंड की भी बात करें तो हर एक सेकंड में हमारा डिस्टेंस कवर इक्वल होना चाहिए। तो नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल इज, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस बात को आप याद रखेंगे कि जो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात किया जा रहा है, ये किसी भी टाइम इंटरवल के लिए है, चाहे वो टाइम इंटरवल आपका कितना ही छोटा क्यों ना हो, ये बात हमेशा फॉलो होती है, तभी वो कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। आगे देखते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि इस दुनिया में, जहाँ ये रियल वर्ल्ड में, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या कि ईच टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस हमेशा कवर हो? रियलिस्टिक सिचुएशन ये नहीं है, इस बात को दिमाग में रखेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं हम कि ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये क्या है। In our day-to-day life, we come across motions where object covers unequal distances in equal interval of time. हमारे
ये डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो कवर करते हैं वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इस तरह के मोशंस ही हमें दिखाई देते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन डिस्टेंस कैसा, अनइक्वल। तो इस तरह के मोशंस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक जैसा नहीं है, एक जैसे रेट से नहीं चल रहा। कभी 50 किलोमीटर पर आवर का रेट है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर का रेट है, कभी 30 किलोमीटर पर आवर के रेट है, तो डिफरेंट रेट से चल रहा है। इसलिए इस तरह का मोशन से हमारा क्या कहलाएगा, ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि व्हेन अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, दीज आर सम इंस्टांसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये सारे चीज़ें आप क्लियर हो गए। आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन को हमें मेज़र करने के लिए सीखना है कि रेट ऑफ मोशन क्या होता है। पहले तो ये समझेंगे और उस रेट ऑफ मोशन को कैसे मेज़र करेंगे। तो फर्स्ट हमारा चीज़ है रेट ऑफ मोशन को समझना। रेट ऑफ मोशन बच्चों क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, वो किस तरह से मोशन कर रहा है, उस चीज़ को समझना, उसके मोशन को डिस्क्राइब करना। और इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि उस मोशन के पीछे, उस तरह का जब वो मोशन कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, वाई नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर में हाउ, इन चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे। तो मोशन जब ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसके मोशन का रेट क्या है। रेट क्या है कहने का मतलब कि कितना, हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज रेट। हाउ फास्ट और हाउ स्लो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दिस इज रेट। यदि वो काफ़ी तेज़ी से है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग too fast, that means its rate is more, and if it is moving slowly, that means its rate of motion is low। तो अब आपको बात समझ में आ गई। फास्ट और स्लो ये इसके रेट ऑफ मोशन को बताता है। तो अब हमें समझेंगे कि इस रेट ऑफ मोशन को कैसे मेजर करेंगे। देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ये रेट ऑफ मोशन को हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में रेट ऑफ मोशन में हमें ये क्या है, स्पीड है। हम स्पीड को पढ़ने जा रहे हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड का क्या कंसेप्ट है, इसे हम देखने और समझने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम। 1 minute. Different objects may take different amounts of time to cover a given distance. Some of them move fast, some move slowly. The rate at which object moves can be different. तो आप देख सकते हैं कि मैंने बताया कि ये जो फास्ट या स्लो का कंसेप्ट है यही रेट बताता है। तो also different objects can move at the same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. तो ये जो फास्ट और स्लो की बात है इसको मेज़र कैसे करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा या कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो मूव कर रहा है। ये जो रेट ऑफ मोशन हुआ, तो इस रेट ऑफ मोशन को मेज़र कैसे करेंगे। मेज़र करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, एनसीईआरटी बता रहा है कि टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा उससे पता चल जाएगा कि उसका रेट ऑफ मोशन क्या है। ठीक है,
दिस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को कहते हैं स्पीड। यानी कि बच्चों हमारा स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है पर यूनिट टाइम में, उसे कहेंगे स्पीड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है यूनिट टाइम में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उसका स्पीड। ये रेट कैसे बता रहा, मोशन के दौरान आपका क्या चेंज हो रहा बच्चों, तो मोशन के दौरान आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब वो जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसका रेट निकालना है, तो रेट मतलब टाइम रेट, कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। आप बाज़ार में जाते हैं सब्जी खरीदने, तो वहाँ पर रेट पूछते हैं, तो रेट पर केजी में पूछते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर केजी में सब्जी खरीदेंगे। तो यहाँ टाइम के अनुसार डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। टाइम रेट ऑफ मूविंग डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। व्हाट इज स्पीड, टाइम रेट ऑफ मूविंग डिस्टेंस, ट्रेवलिंग डिस्टेंस, कवरिंग डिस्टेंस is called speed. Sorry. एसआई यूनिट हम इसका देख सकते हैं कि एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, इसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसको लिखते हैं मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, आप जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बड़ा यूनिट की बात करेंगे तो बड़े यूनिट इसका क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। या छोटा यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग ये सारे इसके यूनिट्स हैं। तो टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं कि स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर ये स्केलर क्वांटिटी है, इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब आप बताइए कि कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए यदि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम स्केलर्स कहते हैं या वेक्टर्स कहते हैं। मैंने पहले बताया है, वैसे दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर्स। सो व्हाट आर स्केलर्स, स्केलर्स आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। Scalars require only magnitude, only magnitude, magnitude। सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसमें किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं होता है। तो स्पीड भी ऐसा ही है। स्पीड के बारे में कह रहा है कि टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, यानी कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट, स्पीड तो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट्स विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो वहाँ पर बात कर रहा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन में, कि मोशन यूनिफॉर्म है, यानी कि मोशन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो जो उसको मेजर करने का तरीका है वो स्पीड है, यानी कि जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होगा, इन दैट केस आवर स्पीड इज कांस्टेंट। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन uniform motion, that means it covers equal distances in equal interval of time. This simply means its rate of motion, that is speed, is constant. And in the case of non-uniform motion, when object covers unequal distances in equal interval of time, it simply means its rate of motion is different with time.
That means its speed is different with time. As the speed is different with time, the motion is non-uniform motion. So from here we can conclude that the rate of motion is how fast, how slow, and the rate of motion is calculated or measured by speed. तो हम लोग देखते हैं कि therefore we describe the rate of motion of such objects in terms of their एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड की बात कर रहा, स्पीड एक सिंपल कंसेप्ट स्पीड की बात की, अब एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है. तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट बच्चों क्यों आया, यहाँ लाइन को देखते हैं कि द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट, इन मोस्ट केसेस इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो जब पूरी जर्नी में मान लेते हैं कि ये 4 घंटे का जर्नी हुआ, 4 आवर की जर्नी है, इस 4 आवर्स की जर्नी में उसका स्पीड अलग अलग रहा, अलग अलग टाइम में स्पीड अलग अलग रहा, अलग अलग स्पीड से गया, कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 15 किलोमीटर पर आवर. तो पूरी जर्नी में यदि हमें बताना है, ये तो नॉन यूनिफॉर्म में है, तो पूरी जर्नी के लिए एक ही स्पीड हम बताना चाहेंगे. तो पूरी जर्नी के लिए यदि हमें स्पीड बताना है तो उसके लिए हमें एक एवरेज वैल्यू की ज़रूरत होगी, एक एवरेज का कंसेप्ट हमें लाना होगा. एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है. तो ये एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन. यानी कि एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा और जो टोटल टाइम लिया जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे. सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ जाने में आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर्स और आपको टाइम लगता है 4 आवर्स का. अब इस बीच में बहुत सारे स्पीड चेंजेस हुए हैं, लेकिन हमें उन पर्टिकुलर स्पीड जो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम में, उन स्पीड से हमें कुछ लेना देना नहीं है. हम पूरी जर्नी के लिए स्पीड निकालना चाहते हैं. तो पूरी जर्नी में हमने जो डिस्टेंस कवर किया उसको पूरे टाइम से जब डिवाइड कर देंगे तो ईच यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम डिस्टेंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ध्यान देंगे, ईच यूनिट ऑफ टाइम के लिए हम पूरे डिस्टेंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो हमें स्पीड देगा. लेकिन ये चूँकि पूरे डिस्टेंस को ईच आवर के लिए या ईच यूनिट ऑफ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर इट इज एवरेज. सो 40 किलोमीटर्स हमने कवर किया था टोटल डिस्टेंस एंड टाइम इज 4 आवर, देयरफॉर 10 किलोमीटर पर आवर इज our average speed. Now you got the concept, move ahead. If the object travels a distance as in unit time, then its velocity v is. तो वेलोसिटी का कंसेप्ट है, चाहे वो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट है, वेलोसिटी अभी हम नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे. तो स्पीड v इक्वल एस बाई टी, चाहे वो एवरेज स्पीड कहिए या सिर्फ स्पीड इन जनरल कहिए, या अभी हम लोग पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहिए, सभी में यही फॉर्मूला लगेगा, v इक्वल एस बाई टी, जहाँ एस क्या है बच्चों डिस्टेंस, टी क्या है टाइम, और v क्या है आपका स्पीड. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक है बच्चों, इस एग्जाम्पल को देखते हैं. एग्जाम्पल क्या है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? एक ऑब्जेक्ट जो है वो 16 मीटर चलता है और टाइम लगता है 4 सेकेंड का, फिर अनदर 16 मीटर चलता है और टाइम लगता है 2 सेकेंड का. तो एवरेज स्पीड निकालना है. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड को वी ए भी कर दीजिए है. तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए.
टोटल डिस्टेंस और उससे डिवाइड करना है जो भी टोटल टाइम लगता है, उससे टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इस केस में डिस्टेंस फर्स्ट में 16 मीटर है, सेकेंड में 16 मीटर है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 16 + 16 यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा 32 मीटर का हो गया। और टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारे पास क्या है, 4 + 2 6 सेकेंड का हो गया। ठीक है, तो जब हम इसे निकालते हैं तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 32, टोटल टाइम 6 सेकेंड और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड हो गया 5.33 मीटर पर सेकेंड का। अब आगे देखते हैं। आगे का जो कंसेप्ट है बच्चों वो स्पीड विथ डायरेक्शन कहता है। तो स्पीड विथ डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है, इसको देखेंगे। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन along with its स्पीड। यदि रेट ऑफ मोशन को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है और अच्छी तरह से समझना है तो हमें उसके स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड वाले पॉइंट पर नहीं आना होगा, बल्कि उसमें डायरेक्शन भी यदि हम इन्वॉल्व करें तो मोशन को हम और अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव बना पा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन के कंसेप्ट को, स्पीड के साथ डायरेक्शन का कंसेप्ट कहाँ आता है, कब आता है, देखते हैं। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दिस एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं वेलोसिटी। यानी कि स्पीड के साथ यदि डायरेक्शन का भी कंसेप्ट हम ला दें तो फिर हमारा एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेलोसिटी। यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी। सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा और उसका स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर, तो उस केस में उसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। डायरेक्शन यदि फिक्स है और डायरेक्शन गिवन का मतलब है कि डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, तो डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन में फिक्स होता है और मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ हम यह नहीं कहेंगे कि speed of an object is 20 km per hour, but we will say that velocity of object is 20 km per hour because the object is moving on a straight line, and as it is moving on a straight line, its direction is constant, its direction is fixed, and there is a concept of sense of direction involved along with magnitude, along with speed. Therefore we say that the velocity of object is 20 km per hour, not speed of object is 20 km per hour. Clear? वेलोसिटी तो याद रखना है कि क्वांटिटी जो दोनों एस्पेक्ट्स को बताए उसे कहते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड जो है उसी को ही वेलोसिटी कहेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की, डेफिनेट डायरेक्शन की बात की। यदि डायरेक्शन डेफिनेट नहीं है, सपोज कीजिए ऐसे वो मूव कर रहा, डायरेक्शन डेफिनेट नहीं है, तो इसमें सिर्फ स्पीड हो सकता है 20 किलोमीटर पर आवर सपोज कीजिए, तो सिर्फ स्पीड हो सकता है, इसमें वेलोसिटी हम नहीं कह सकते हैं कभी भी। वी कांट से इवर द वेलोसिटी इज 20 किलोमीटर पर आवर, वी कैन से only the speed is 20 kilometer per hour because there is no definite direction. So for velocity there should be a definite direction. The velocity of an object can be uniform or variable. वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकता है या वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है। जैसे स्पीड यूनिफॉर्म हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में, और
स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो सकती है या वेलोसिटी भी वेरिएबल हो सकती है, लेकिन थोड़े कंसेप्ट में अंतर है। अब देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म कब होगा और वेरिएबल कब होगा। वेरिएबल दैट मीन्स कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ टाइम एंड as velocity is changing with time, then we must have a system to determine how velocity changes with time. That means when we say that velocity changes with time, आपको यहाँ पढ़ते हैं, it can be changed by changing the object's speed. It can be changed by changing the object's speed, direction of motion और both. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप दिमाग में रखेंगे कि यदि वेलोसिटी वेरिएबल है बच्चों, चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी कब चेंज करता है, तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों दो चीज़ें होती हैं, उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक भी चेंज हो जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाता है। इस सारे वेक्टर क्वांटिटी के साथ है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वेलोसिटी चेंज कब करेगा, जब उसका स्पीड यानी कि उसका स्पीड यानी कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर दोनों चेंज हो जाए। बातें समझ में आ गई। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा, और इस केस में उसका स्पीड चेंज कर रहा, एक है 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 30 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा, कभी 50 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा, उसका स्पीड जो है वो चेंज कर रहा, वेरिएबल है। तो इस केस में चूंकि हमारा डायरेक्शन तो डेफिनेट है ना, डायरेक्शन हमारा क्या है, डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स है, तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही है बच्चों। लेकिन यदि हम निकालना चाहें पूरी जर्नी के लिए तो हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यदि यही चीज़ इस तरह के मोशंस के लिए रहता तो यहाँ एवरेज स्पीड निकालते पूरे मोशन के लिए। चूँकि डायरेक्शन हमारा फिक्स है इसलिए हम यहाँ एवरेज स्पीड न कहकर एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट लाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ फिक्स्ड गिवन डेफिनेट डायरेक्शन। द कंसेप्ट we will not find out average speed but we find average velocity. Clear? In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, यदि velocity object का uniform rate से change हो रहा, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. ये एक केस है, स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस क्या कह रहा बच्चों, ये कह रहा कि वेलोसिटी चेंज हो रहा, एक्चुअल में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसका, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से यदि चेंज हो, यूनिफॉर्म रेट से चेंज करने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पूरी जर्नी में, वेलोसिटी है स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद वेलोसिटी जो हो जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर। ये ईच आवर की बात कर रहे हैं, पहले घंटे दूसरे घंटे की जर्नी, या सपोज कीजिए कि फर्स्ट किलोमीटर के बाद या सेकेंड किलोमीटर के बाद, किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर में इसकी वेलोसिटी हो जाती है, नहीं आवर ही हम लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, वो भी लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है उससे। 30 किलोमीटर, फोर्थ आवर में ये 40
किलोमीटर पर आवर हो जा रहा, वेलोसिटी चेंज कर रही है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है, हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है। वेलोसिटी का कंसेप्ट के लिए ये स्ट्रेट लाइन मोशन होना ज़रूरी है, तभी डायरेक्शन हमारा फिक्स्ड रहेगा। तो जब यहाँ रेट चेंज देखते हैं तो 10 से 20 कितने का चेंजेस हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर। 20 से 30 कितने का चेंजेस हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर। 30 से 40 कितने का चेंजेस हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ईच बार एच इट टाइम इन ईच आवर द चेंज इन वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो रेट चेंज है वो रेट जो यूनिफॉर्म रेट की बात कर रहा था, वो यूनिफॉर्म रेट चेंज का क्या है, व्हाट इज द यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द केस we have taken here as example. सो 10 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिफॉर्म रेट में जब रहे बच्चों तो एवरेज स्पीड के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालने की कोई दरकार नहीं है। इस केस में हम सिंपली क्या कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है बच्चों, हमने जो लिया था उसमें 10 लिया था किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या पहुंचा था 40 किलोमीटर पर आवर। बीच में क्या था 20 30 बीच में थे। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, यानी कि हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस केस में 20 10 प्लस 40 प्लस 2, दैट मीन्स कि 50/2 25 किलोमीटर पर आवर। आपको बातें समझ में आ रही हैं? तो ये एवरेज बता देता है। यदि हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को सम करके बाय 2 करें तो पूरे का एवरेज बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। यदि एक केस न हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं, इस सिंबल को देख लेते हैं। VAV दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी, U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, V मीन्स फाइनल वेलोसिटी। अब हम कुछ कंसेप्ट्स को और एलोबोरेट करके देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि वेलोसिटी यहाँ क्या लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस केस में वेलोसिटी हमारे पास क्या है। वेलोसिटी है कि स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इस नोट्स में देखते हैं, जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए यहाँ बनाया है, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये बात हम एनसीईआरटी में समझ चुके हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड डज नॉट टर्न्स बैक इट्स स्पीड हैज डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, दस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के लिए यह क्या होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलना चाहिए उसे, तभी डायरेक्शन फिक्स रहेगा, और वो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि ए यहाँ ए से बी गया, सी गया और वापस मुड़कर बी पर आ गया। तो बच्चों इस केस में डायरेक्शन दो हो गया, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डज नॉट टर्न्स बैक का केस होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मोशन में, तभी हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी है। यदि टर्न्स बैक हो गया स्पीड का कंसेप्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ से यहाँ के मोशन के दौरान हमारा ये वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा स्पीड के बारे में, थोड़े देख लेते हैं उस चीज़ को। जहां हम स्पीड की बात किए थे कि वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन है, यानी कि स्पीड डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस का रेट चेंज है। तो रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है स्पीड। तो उसी तरह से यदि हम वेलोसिटी को लिखना चाहें, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी।
रेट ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड बट रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज कीजिए अभी जो मैंने एग्जाम्पल देखा था, बनाया था, उस एग्जाम्पल में यहाँ से ए से गया बी, बी से गया सी। तो इस दौरान जब वो वापस आ जाता है, फर्स्ट में वो जाता है, वापस आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है इसका बी, क्योंकि फाइनली वो बी पर आकर रुकता है। ए से सी जाता है फिर वापस आकर बी पर रुकता है, फाइनल पोजीशन है बी। अब डिस्प्लेसमेंट इसका निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सपोज कीजिए कि यहाँ ये 0 किलोमीटर को बता रहा है और ये 4 किलोमीटर को बता रहा है, ये 6 किलोमीटर को बता रहा है। तो हमारा फाइनल 4 माइनस इनिशियल 0 और डिवाइडेड बाई टाइम। सपोज कीजिए कि इस पूरी जर्नी में टाइम लगा, टाइम को हम पूरी जर्नी से डिवाइड करेंगे, टाइम हमारा तो पूरी जर्नी में लग रहा, तो पूरी जर्नी में यहाँ से सी तक जाने में सपोज कीजिए कि टाइम लगा हमारा 2 आवर, 3 आवर टाइम लगता है, एंड वापस आने में 1 आवर का टाइम लगता है। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया, 4 आवर्स के टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फाइनल पोजीशन 4 माइनस इनिशियल पोजीशन 0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम हमारा है 3 + 1 4। ठीक है, लेकिन यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, हमारा पास वेलोसिटी हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी निकल रहा, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर निकालेंगे वहाँ वेलोसिटी निकालेंगे, स्पीड नहीं निकलेगा। लेकिन इस पूरी जर्नी में जहाँ हम जा कर के और सी तक जा कर के वापस फिर आए बी तक, तो हमने क्या कहा कि यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर का डिस्टेंस और ये हमारे पास 4 किलोमीटर था, दैट मीन्स कि ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये हमारा 4 था। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जा रहा बच्चों 8 और टाइम वही लग रहा जो उस केस में था, यानी कि 4 आवर्स का। तो स्पीड हमारे पास हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड में टोटल डिस्टेंस लेंगे और वेलोसिटी के केस में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर बात करेंगे। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। So velocity is displacement by time and velocity can be said displacement is final position minus initial position by time. So velocity is displacement by time और final position minus initial position by time. एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट में मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 ये कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रेट ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। रेट ऑफ मोशन नहीं, ये रेट ऑफ उसका यूनिफॉर्म रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन स्पीड है। एवरेज वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंसेस विथ रेट्स v1 एंड v2। एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट जब ऑब्जेक्ट जो है 2 इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करे 2 डिफरेंट स्पीड से, तो क्या होगा, यहाँ दिया हुआ है। ये क्या है कि 2 इक्वल डिस्टेंसेस को सपोज कीजिए कि यहाँ है ए से बी, बी से सी, और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो, कितना भी हो उससे हमें कोई मैटर नहीं है, हम इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सर। और फर्स्ट केस में v1 स्पीड है और सेकेंड डिस्टेंस के लिए v2 स्पीड है। तो इस केस में पूरी जर्नी के लिए यदि हमें निकालना हो, पूरी जर्नी के लिए निकालना हो हमें एवरेज वेलोसिटी, तो हमें एक फॉर्मूला होगा और वो फॉर्मूला क्या है, 2v1 + 2v1 v2 2v1
v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये एवरेज वेलोसिटी है VAV। ये बच्चों ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब टू इक्वल डिस्टेंसेस को हम बात कर रहे हो, टू इक्वल डिस्टेंसेस को इन टू गिवन वेलोसिटी से कवर किया जाए। ठीक है। अब वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी टेक प्लेस व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ये सारी बातें हम देख चुके हैं एनसीईआरटी देखते समय। अब एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में आप बताइए कि वेलोसिटी यहाँ ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सर्कल में मोशन होता है, और इस सर्कल में मोशन जो है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, यानी कि सपोज कीजिए कि 30 किलोमीटर पर आवर का रेट है, तो स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म क्या है बच्चों? स्पीड। सर्कुलर क्यों? क्योंकि सर्कल में है। तो इस केस में सिर्फ हमारा कांस्टेंट क्या है? स्पीड। हम कहेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंजिंग है। क्यों चेंजिंग है? क्योंकि एट ईच पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग। और मैंने कहा था कि यदि डायरेक्शन भी चेंज हो, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कोई एक चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगी। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। क्लियर है? तो यहीं तक आज की क्लास को हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है और नेक्स्ट लेक्चर जो है इससे आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और हम लोग जानेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड में और भी रिलेशंस अच्छी तरह से, और रिलेशंस को दोनों के बीच में रिलेशंस हमने नहीं देखा। हमने अभी देखा स्पीड को अलग से, वेलोसिटी को अलग से, दोनों में रिलेशंस क्या हो सकते हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हर एक वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अगले सेक्शंस जो हमारा एक्सेलरेशन है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, टाटा, बाय बाय, बाय बाय बाय। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते रहिए।